मैं 2020 हूँ। मैंने नदियों को निर्मल होते देखा है, चिड़ियों को खुशी से चहचहाते देखा है, पेड़ पौधों को खुशी में झूमते भी देखा है, पशुओं को खुशी से सड़कों पर घूमते देखा, प्रकृति को दोबारा प्राकट्य होते देखा, नील गगन को सच में नीला नीला देखा, जीवन के अनेकों रंग, कुछ खुशियां कुछ गमों के संग भी देखा। मैं 2020 हूँ। मानव के कई रूपों को देखा, संवेदनाओं को बढ़ते देखा, कहीं मानव संवेदनाओं को बिगड़ते भी देखा। मधुशालाओं में बड़ी कतारों में लोगों को हंसते देखा, तरसते देखा। कहीं सचमुच में धरती के भगवान को प्रकट रूप में सेवा करते देखा। मैं 2020 हूँ। कल कारखानों में ताला लगते देखा तो मनुष्यों के मुंह से निवाला जाते भी देखा। कई हाथों से रोजगार जाते देखा, दर्द को सड़कों पर रेंगते देखा, कई जीवन को सड़कों पर जीवन से लड़ते देखा। मैं 2020 हूँ। कुछ साइकिल तो कुछ सूटकेस पर जीवन दौड़ते देखा, बैल की जगह मानव को बैलगाड़ी में बंधते देखा। घर वापसी के लिए तपती दोपहरी में सड़कों पर पांवों के फफोलों को पनपते भी देखा। मैं 2020 हूँ। बहुत से अपनों को दूसरी दुनिया में जाते देखा। कलमकार, साहित्यकार, कई कलाकारों को लंबी नींद में सोते देखा। दर्द की दीवारों में कैद मानवों को देखा। ऑनलाइन जिंदगी जीते भी देखा। अपनों को अपनों के करीब होते देखा। मैं गम और खुशी का गवाह हूँ। मैं 2020 हूँ। एक अनोखे वायरस, एक अनोखा इतिहास जो शायद मानव जाति ने कभी नहीं देखा। मैं 2020 हूँ। मैं एक अनोखा इतिहास हूँ। 2021 मेरे भ्राता, मेरे भाई, तुम खुशियां लाना, इसी उम्मीद से मैं विदा ले रहा हूँ। मैं 2020 हूँ। और नवचेतना के विशेष कार्यक्रम में मैं शेफाली सुबी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज विशेष कार्यक्रम शॉर्ट समरी ईयर 2020 लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। परिचर्चा 2020 पर हम बात करेंगे। इस परिचर्चा में शामिल हमारे आदरणीय अतिथियों का मैं परिचय करवाती हूँ। गीता श्री, वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, प्रणाम मैम। शुक्रिया। मेरे साथ हैं, आभार मैम, राजेश राज, सीनियर टीवी जर्नलिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार सर। मेरे साथ हैं प्रेरणा कुमारी, एडवोकेट हैं, सोशल वर्कर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरे साथ हैं डॉक्टर बीके सिंह, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, नॉर्थर्न रेलवे, सेंट्रल हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। 2020 डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, 2020 में मानव सभ्यता में शायद पहली बार हम सभी ने एक ऐसी महामारी को पनपते देखा जिसने लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आप एक चिकित्सक होने के नाते कैसे देखते हैं? ये कोविड-19 बहुत बड़ा पेंडेमिक रहा है और पहला न्यूज़ मैंने दिसंबर
में पढ़ा था कि चाइना में कुछ सस्पेक्टेड केसेस थे जिसमें सस्पिशस था कि ये कोविड-19 हो सकते हैं। तो हमें उम्मीद थी कि ये लिमिटेड रहेगा चाइना तक, लेकिन उसके बाद फरवरी खत्म होते-होते मार्च में ये अपने देश में फैलना शुरू हो गया था। उसके बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने से इसकी प्रोग्रेस स्लो हुई, लेकिन उसके बाद पूरा साल हम लोग का कोविड मैनेजमेंट में ही गुजरा है। बाकी सारे पेशेंट तो डरे सर में घर पे रहते थे। हम लोग का हॉस्पिटल 2 पार्ट में बाँटा गया, एक कोविड और दूसरा नॉन कोविड। और शुरू में इतना लोगों में पैनिक था कि जहाँ पता चल जी जाता था कि वार्ड में सस्पेक्टेड कोविड है, तो लोगों में एकदम डर बैठ जाता था कि उसके आस-पास वाले सारे लोगों का फिर चेकअप कराना पड़ता था। तो ये साल पूरा कोविड के नाम से रहा है, उसके भय में पूरा साल बीत गया है। लोगों में शुरू में काफ़ी भय था, अब वो पैनिक धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। और लेकिन जैसे अभी नया-नया न्यूज़ आ रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में ये बेसिकली कोविड है क्या? ये एक वायरस है। आरएनए वायरस जी वायरस बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक डीएनए वायरस और दूसरा आरएनए वायरस। तो ये आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस में खासियत ये होती है कि ये अपना रूप बहुत जल्दी बदल लेता है। उसको म्यूटेशन बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में इसका नाम म्यूटेशन दिया गया है। तो ये अपना रूप बहुत जल्दी बदल लेते हैं, इसलिए इनका वैक्सीन डेवलप करने में काफ़ी परेशानी आती है। ये वैज्ञानिकों का चमत्कार है कि 1 साल के अंदर इन्होंने वैक्सीन डेवलप कर ली है और मोस्ट लाइकली 3rd वीक ऑफ जनवरी से हो सकता है इंडिया में भी इसकी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाए। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म माना जाएगा, 1 साल का जो इंटरवल है इसमें वैक्सीन डेवलप कर लेना बहुत चमत्कार से कम नहीं है। जैसे आरएनए वायरस पहले भी जो था उसमें एचआईवी आप लोगों ने सुना होगा, एचआईवी जो एड्स कराता था। एचआईवी वायरस भी जी एक आरएनए वायरस है, एचसीवी वायरस भी आरएनए वायरस है और अभी तक उनका वैक्सीन नहीं बन पाया है। ये हमारे लिए फ़ख्र की गर्व की बात है कि ये एचसीवी वायरस होते हुए भी 1 साल में वैज्ञानिकों ने इसका वैक्सीन डेवलप कर लिया है। मोस्ट लाइकली वैक्सीन के चलते और जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है इन्फेक्शन के चलते, हम आशा करते हैं कि मई तक ये कंट्रोल में आ जाना चाहिए। और हम लोग तो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने आईसीयू में पेशेंट को काफ़ी नज़दीक से देखा है। पेशेंट को मरते हुए भी देखा है, जो ज़्यादा सीरियस हो जाते थे, उनकी डेथ भी देखी है। तो हम लोगों ने काफ़ी जी नज़दीक से इस वायरस को एक्सपीरियंस किया है। हमारे कई साथी डॉक्टर साथी इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और लकीली सारे रिकवर करके हमारे हॉस्पिटल के लगभग जितने डॉक्टर इससे इन्फेक्टेड थे, सब रिकवर करके डेथ किसी की नहीं हुई। जी गीता मैम, हाँ जी। 2020 पूरे साल को देखें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल गया। आप पत्रकार साहित्यकार होने के नाते क्या कहेंगी, साहित्य पर इसका कितना प्रभाव रहा? कोविड पर बहुत कुछ लिखा गया। देखिए, साहित्य में कुछ लोगों ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आप देखेंगे कि कोरोना पे लगातार किताबें आ रही हैं, कहानियां आ रही हैं, लोगों के डायरीज आ रहे हैं, अपने अनुभव आ रहे हैं। लेकिन साहित्य पे असर कई तरह से पड़ा। जैसे किताबें जो एक बुक फेयर होता था, जो पुस्तक मेला जो अभी जनवरी में लगता, वो नहीं, पुस्तक मेला का आयोजन नहीं हो रहा है। वो बहुत बड़ा धक्का है साहित्य जगत के लिए, क्योंकि साल भर सारे पब्लिशर, सारे साहित्यकार, सारी किताबें इंतजार करती हैं कि वो एक जगह पे, वर्ल्ड पूरी दुनिया के बुक सेलर्स आते हैं, पब्लिशर्स आते हैं, राइटर्स आते हैं और एक मंच पे, एक जगह पे मिलते हैं और आपस में मिलना जुलना और किताबों का एक लोकार्पण और किताबें छप कर आती है। वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि बुक फेयर नहीं होने से किताबें उतनी मात्रा में नहीं छपी जितनी साल में किताबें छपती हैं अभी। लेकिन फायदा ये हुआ कि कम किताबें आई और जितनी किताबें आई उतनी किताबें पॉपुलर हुई, क्योंकि पाठकों को नई किताब चाहिए। तो चूंकि कम किताबें थी तो वो किताबें हाथों हाथ पाठकों ने लिए। दूसरा ये कि जो लॉकडाउन का पीरियड था 2-3 महीने लगातार, कभी 1 महीना, फिर 2 महीना, फिर 3 महीना, इस तरह से चला। उसमें जिन लोगों को एकांत चाहिए था, देखिए लेखकीय क्वारंटाइन तो होता है, लेखक को लेखन के लिए एकांतवास चाहिए होता है। क्वारंटीन एक लेखक के लिए बहुत अनिवार्य है, नहीं होगा तो वो लिख नहीं पाएगा। लेकिन ये थोपा हुआ क्वारंटीन था जो डिप्रेशन में भी डालता है।
तो लेकिन शुरू में उतना डिप्रेशन नहीं था, बाद में या अवसाद में बदल गया। तो जब वो लॉकडाउन का पीरियड था तो उस समय साहित्यकारों ने उसका एक लाभ ये उठाया कि उस दौरान जिन्हें लिखने का मौका नहीं मिलता था, वर्क फ्रॉम होम ले लिया, तो घर में रहते हुए एक एकांत, बाहर भी सन्नाटा और भीतर भी सन्नाटा, तो उस दौरान लोगों ने किताबें लिखी, उस दौरान कई किताबें लिखी गई। तो एक अवसर ये था कि किताबें लिखी जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ये अवसर था जो एक साहित्यकार को सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला था कि अगर आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, रिसर्च नहीं करेंगे, फील्ड में नहीं जाएंगे, फील्ड विजिट नहीं करेंगे, तो आपके पास वो यथार्थ नहीं होगा, और यथार्थ नहीं होगा तो आपके पास कल्पना की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये जो यथार्थ से कटा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि जो हमारा पिछली स्मृतियां थी, जो हमारे बीते दिनों की स्मृतियां थी, जो हमारे यथार्थ पहले का रिसर्च था, वो सब बहुत काम आया। और उसको इस कोरोना काल में, इस कोरोना साल में लोगों ने उस पे काम करना शुरू किया। देखिए, कोई भी विपदा आती है तो उस समय हाय हाय करने से, रोने से बेहतर है कि आप उसको कैसे उसके अच्छे सकारात्मक पक्ष को देख सके। बहुत बुरा साल था, बहुत बुरा, साहित्य के लिए तो इतना बुरा था कि बड़े बड़े दिग्गज चले गए हमारे बीच से, और एक भय जैसा, मृत्यु इतनी बुरी तरह से दिलों में बैठी, और हमारे लेखन में भी, हमारी अंतर्चेतना में, हमारे इंट्यूशन में मृत्यु की एक छाया गहराने लगी। और एक अंधेरे का जो बोध होता है वो साहित्य में लोगों को बहुत तेजी से हुआ। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन बहुत घेरता है, बहुत घेरता है। जिनको कोरोना हुआ उनको भी, जिनको नहीं हुआ उनको भी, क्योंकि जब आप जनता से दूर होंगे, लोगों से कटेंगे, अपने पाठकों से दूर होंगे, तो जाहिर है कि आप एकदम से क्वारंटीन होकर लिखना ठीक है, लेकिन जब आप पे थोपा जाएगा एकांत, तब आप बिलबिलाएंगे, तब आप सहज नहीं रह पाएंगे। तो साहित्य के लिए, पब्लिकेशन के लिए यह साल नुकसानदेह रहा। जितनी किताबें आनी चाहिए उतनी किताबें नहीं आई, जितना लिखा जाना चाहिए था उतनी नहीं लिखी गई, लेकिन जो भी आई उनका बहुत वेलकम हुआ। और जो लोग मैनेज कर पाए अपने उस एकांतवास को, अपने डिप्रेशन को, उन लोगों ने खूब लिखा और उनकी किताबें खूब सराही गई। तो लेकिन कोरोना नहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता, साहित्य के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। लेकिन जो पूरे विश्व की हालत है, जो पूरी दुनिया की जो हालत है, वही साहित्य की, साहित्य इस दुनिया से अलग नहीं है, साहित्य इसी दुनिया की चीज है। तो जो दुनिया की हालत है वही साहित्य की भी हालत है। जी शेफाली, बिल्कुल सही कहा कि जो दुनिया की हालत है, साहित्य पे भी इसका बहुत गहरा असर हुआ है, प्रभाव पड़ा है। और जो एक दर्द था, दर्द को साहित्यकारों ने, लेखकों ने बहुत कोशिश की कि आपदा में भी एक अवसर मिले, और जो अपने मन की घुटन है उसको भी लिख डाले, उकेर दिया, और अच्छी रचना तैयार हो गई। बहुत अच्छी बात कही गीता मैम आपने। मैं राजेश सर आपसे समझना चाहूंगी, आपने कोरोना काल में जमीनी पत्रकारिता की, चुनावी, बिहार के चुनाव के कवरेज को भी किया, तमाम परिस्थितियों में आप डटे रहे। आपका अनुभव क्या कह रहा है? और इस कोरोना महामारी पर राजनीति भी खूब हुई, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीति भी हुई, उठापटक भी हुआ, कैसे देखते हैं सर? आप बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि आपने इस विषय पर 2020 के जाते जाते आपने इस पर डिबेट करना मुनासिब समझा, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बधाई। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे याद है कि मैं 1 अप्रैल से 29 मई तक मैं लगातार रोज रिपोर्टिंग करता रहा। आजादपुर मंडी गया, रेलवे स्टेशन पर जितने भी इवेंट हुए उसमें ट्रेन की बोगियों से भी लाइव किया, प्लेटफॉर्म पर से लाइव किया, सैनिटाइजेशन हो, या फिर चूंकि रेलवे बीच मेरी रही है तो वो भी गतिविधि रही। और कैबिनेट मीटिंग कवर करना, पीआईबी जाकर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करना, और उसके अलावा जितने भी जो मजदूर लौट रहे थे अपने प्रांत की तरफ, उनको जाकर के आनंद विहार तक कवर करना, और लगातार 2 महीने तक मैं कवर करता रहा। मैंने उसमें जो महसूस किया वो आपसे बयां करना चाहूंगा। बहुत हृदयविदारक स्थिति रही कि जो मजदूर दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ गए, और उनके जो हालात थे वो हालात को आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया, बहुत ही
हृदय विदारक आपकी रिपोर्ट थी। आपने बहुत ही 2020 का सही चित्रण, सही मूल्यांकन करने की कोशिश की है अपने रिपोर्ट के जरिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सियासत हुई, इसके बावजूद हमने देखा होगा कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों के बीच अमूमन जो है वो टकराव की स्थिति देखने को मिलती रही थी। लेकिन कोरोना काल में हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल भी शांत थे और भारत सरकार की तरफ से भी कहीं न कहीं एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश जो है अरविंद केजरीवाल ने भी भारत सरकार की तरफ हाथ बढ़ाया, और दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों ने मिलकर बहुत हद तक दिल्ली में स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की। शुरुआती जो दौर था उसमें निश्चित रूप से बहुत पैनिक सिचुएशन था। लोग जो घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे, उस समय जो मीडिया कर्मी, जो मेडिकल ऑफिसर्स, जो नर्सिंग स्टाफ, जो मेडिकल स्टाफ जो काम कर रहे थे, निश्चित तौर पर वो सैल्यूट के पात्र थे। और उसमें बहुत सारे डॉक्टरों ने, बहुत सारे जो सफाई कर्मियों ने बड़ी भूमिका निभाई और अपनी जान उनको जो है वो गंवानी भी पड़ी। तो कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि सियासत तो हुई, लेकिन सियासत के बीच थोड़ा तालमेल भी देखने को मिला कि अमूमन जो सियासत करने वाले लोग टकराव की मुद्रा में थे, वो थोड़ा नरम भी पड़ते हुए दिखाई पड़े। और इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो फेडरल सिस्टम था वो मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ा। जो सरकारें आमने सामने एक दूसरे को आंखें दिखाने का काम किया करते थे, वो सरकारें चुपचाप जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करने पर असहमति के बीच सहमति दर्ज कराते हुए भी दिखाई पड़े। यह 2020 का है या कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से कहें कि सियासत के बावजूद, असहमति के बावजूद, जो स्टेट और सेंटर के बीच जो है, कई सरकारों के बीच टकराव के बावजूद बहुत शांति से काम जो है वो अभी निपटता रहा। और कहीं ना कहीं मानवीय धर्म का जो है वो पालन करते हुए भी लोग दिखाई पड़े। और बहुत सारे जो स्वयंसेवी संगठन, साहित्यकारों ने, पत्रकारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और गीता मैम सही कह रही थी कि जो रचनाकार थे, जो लिखने वाले लोग थे, उनके पक्षों का उन्होंने बहुत ही वर्णन किया है कि एकांतवास में वो लिखते भी रहे और बहुत सारे लोग जो हैं वो दबाव की वजह से काफी समस्याओं से वो जूझते भी रहे। तो 2020 जो है उसको याद तो शायद कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि 2020 में हमने अपने बहुत प्रियजनों को खोया। और सिर्फ साहित्यकारों को ही नहीं, बहुत फिल्मकारों को, बहुत पॉलिटिशियंस को, जो हमारे बहुत करीबी लोग थे, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी। अब बिहार के संदर्भ में ही देखिए, हम लोग के बड़े नेता थे बिहार से रामविलास पासवान जी, उनकी मौत हो गई। वो इसी कोरोना काल में चला गया। कोरोना से मौत नहीं हुई, देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चले गए, ऋषि कपूर चले गए, इरफान खान चले गए, अहमद पटेल चले गए, मोतीलाल बोरा चले गए, और बहुत सारे लोग जिनकी अभी जरूरत थी समाज को, सोसाइटी को, वो तमाम लोग अलविदा कह गए। तो 2020 को हम अपने परिजनों के खोने के गम के रूप में जरूर याद करेंगे, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में अपनों के लिए चट्टान की तरह खड़े रहने की प्रेरणा भी 2020 से मिलती है। जी, बहुत सही कहा सर आपने कि प्रेरणा भी मिलती है और डटे रहने की और दो दो हाथ करने की भी शक्ति हमें ये 2020 दिया है। जो भी हम परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ते रहे हैं, ये भी हम सबने कर दिखाया है। प्रेरणा जी, 2020 में हमने तमाम दुख सुख देखा, कोरोना ने हमें रुलाया, तो बहुत से अपराध भी हुए, विशेष तौर पर बच्चियों के साथ। आप एक महिला अधिवक्ता के तौर पर कैसे देखती हैं? मैं शुरू करना चाहूंगी अभी जो आपने कहा ना कि शक्ति भी थी कहीं ना कहीं संभलने को। तो आज मैं ऐसे ही कुछ देख रही थी तो मुझे दो पंक्तियां नजर आई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ और हमारे जो मेहमान हैं और दर्शक हैं उनके साथ शेयर करूं। तो मैं वो, अगर इजाजत हो तो मैं वो दो पंक्तियां कहना चाहूंगी और शुरू करना चाहूंगी उससे। जी, बहुत ही अच्छा है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है।
तो हमारा देश तो वाह ऐसे भी बोलते ना वीरों का देश रहा है, और इन सब से जो निकल के आए वही सूरमा कहलाते हैं। जहां तक अपराध की बात आपने कही, ये हमने पहले भी शो में डिस्कस करा हुआ है जब हम लोगों ने महिलाओं के ऊपर अपराध के बारे में बात करी थी। तो जी ये जो आप कोरोना काल की बात कर रही हैं, इस मामले में मुझे लगता है कि जो आपको अत्याचार या इस तरह के जो भी क्राइम्स बढ़े, वो घर के अंदर ज्यादा बढ़े। और इन जी सब चीजों पे अगर आप क्राइम रेट्स वगैरह देखें 1098 के, अगर आप डिटेल्स निकालें, तो पता लगता है कि क्राइम रेट जो बढ़े हैं वो घरों में ज्यादा बढ़े। तो क्या इससे हमें क्या सोचने पे मजबूर हमें होना पड़ता है कि सबसे पहले हमें स्वयं को ठीक करना पड़ेगा, तभी हम क्राइम के ऊपर भी अपने आप को उस हिसाब से क्राइम कम कर सकेंगे। जी शेफाली जी। शेफाली जी। जी मैम, जी मैं जी इससे जुड़ा कुछ और पूछना चाहेंगे आप? जी मैम, जी हमने अभी एक जो अभी हमारा आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो जी हम एक बहुत लेटेस्ट रहा, जो बहुत सुर्खियों में रहा, ये जी जो कांड हुआ था बच्ची के साथ, जो उनके अपनों पे ही आ रहा था, तो ये भी कुछ कहीं ना कहीं ये एक फ्रस्ट्रेशन था रिश्तों का। और जो हमने देखा ये घटना पूरी हुई थी, और अभी उस पे फिर कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, उस पे आप क्या कहेंगे मैम? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीइंग एज एन एडवोकेट, मैं जो केसेस देखती हूँ स्पेशली चाइल्ड रेप के केस में, मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगी कि मोस्टली जी 80% या मोर देन 80% आप जो कहिएगा, वो अधिकतर अपने ही होते हैं। या तो आपका नेबर होता है या अपने रिलेशन में से ही कोई ना कोई इस तरीके से निकलता है जो इस तरीके की हरकतें करता है। ऐसे मामले में बच्चे इतने डरे होते हैं कि वो किसी को कुछ बोल भी नहीं पाते। जब अपराध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या चीजें सामने आ जाती है, तभी लोगों को पता चलता है। बच्चे, आपको पता है, मन के भोले होते हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं होता कि ये चीजें क्या उनके साथ गलत हो रही है, क्या सही हो रही है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, पहले के जो शो हुए थे, कि सिर्फ लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ ही नहीं, बच्चों के, लड़कों के साथ भी ये सारी चीजें, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ भी ये चीजें होती है। तो हमें अब ऐसे में क्या करना चाहिए? और जो कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, वो कोर्ट का वर्डिक्ट बहुत ही सही रहता है। कोर्ट ने आपको पॉक्सो एक्ट इसीलिए बनाया कि अगर कोई बच्चे के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, तो बच्चों को आप डील कैसे कर सकते हैं, उनके लिए काउंसलर रखा गया है। बच्चों का जो एरिया बनाया जाता है, वो बिल्कुल बच्चों के लायक बनाया जाता है, ताकि बच्चे आके उसमें अपने आप को फ्री फील करें, वहां वो जाके आराम से अपनी बातें कह सकें। तो कोर्ट हर चीज को देखता है। जो पहले भी बात हमारी हुई है कि कोर्ट तो आपको वर्डिक्ट पास करता है, लॉ बनाता है, रेप से जुड़े हुए कितने लॉ बने, अमेंड हुए, आपको स्टॉकिंग आया उसके अंदर। लेकिन जब तक हम खुद अपने आप को नहीं ठीक रखेंगे, समाज जब तक ठीक नहीं रहेगा, हम कहाँ तक इस चीज को रोक पाएंगे? तो सबसे पहले तो हमें स्वयं को ठीक करना पड़ेगा। जी मैम, इसमें नाबालिग बच्ची जो दलित भी इसका केस था कि दलित बच्ची है, इसकी वजह से जाति का भी कुछ ऐसा था कि जाति की वजह से भी ये इस तरह के केस को मीडिया ने भी कवर इस तरह से किया। तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया की भी एक तरह से जिम्मेदारी होती है, मीडिया की भी, कि उसको सही क्या है गलत क्या है खबर को निकाले? क्योंकि कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया है कि कई जो उसके अभियुक्त हैं उसको जी सही, उस पे जो छिपाने और बचाने की कोशिश हो रही थी। जी आवाज हाँ सुन पा शेफाली रही जी। है मैम? जी जी मैं सुन पा रही हूँ, जी बताएं प्लीज। हाँ, तो कोर्ट ने जो अभी आदेश जारी किया वर्डिंग है, दिया जी। जी हाँ, मेरा सवाल इसी पे था कि जो जी दलित लोग हैं इस पे भी जी कहीं ना कहीं ये मार होती है, ये परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है कि उनकी आवाज जो है वो दबाई जाती है। और मीडिया का भी जो कवरेज होता है वो कहीं ना जी कहीं बहुत अहम रोल अदा करता है, समाज के साथ साथ, सरकार के साथ साथ। जी शेफाली जी, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ। और मैं आपको बताऊं इस बारे में कि जो मीडिया का रोल है, एक मीडिया का रोल आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि हर घर में लोग टीवी देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, और उससे काफी प्रभावित भी होते हैं। तो ऐसे हालात में मीडिया जो कहती है, लोग लगता है अरे देखो वो तो वहां पे गए हैं,
फील्ड में गए हैं, फील्ड में जाकर उन्होंने देखा है कि क्या हुआ है। अब वो वहां से जो रिपोर्ट करते हैं, हम जैसे लोग भी जो यहाँ बैठे हुए हैं जिन्हें पता नहीं है कि रियलिटी वहां पे क्या है, हम भी इसी बात पे विश्वास करते, भरोसा करते हैं। सामने आपको दान पे जो किसानों का जो ये प्रदर्शन चल रहा है, आप उसमें भी देख सकती हैं। इसमें भी मैं कहूंगी कि मीडिया वालों का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, अगर वो चाहे तो इसको अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। खैर ये बात की बात है, अभी हम जिस इश्यू पे हैं उस पे आते हैं। तो मीडिया वालों का, जहां तक कह रही है, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कि चीज को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। दलित का जहां तक आपने एक सवाल उठाया, आपको पता है कि हमारे कानून में दलितों को कितने अधिकार दिए गए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस भी अब काफी आ चुकी है। फिर यहाँ पे मीडिया का भी रोल आएगा कि हाँ, मीडिया वाले भी जो हैं उनको पता है, उनको भी अवेयर करना चाहिए लोगों को, वो जहाँ जाते हैं लोगों से बात करते हैं। तो ऐसे हालात में आपको, कानून तो बहुत है, और अगर ये कहा जाए कि अब वो वाली स्थिति नहीं रह गई जो पहले स्थिति थी, हो सकता है कि गांव देहात में बहुत ही अंदर जाके इंटीरियर में शायद ये चीजें अभी भी नक्सल और कुछ चीजें ऐसी है जो चल रही हैं, लेकिन अगर इस ऐसे एज अ होल देखा जाए तो चीजें काफी चेंज हो गई है। हमारे यहाँ काफी, मतलब हमारे जो मंत्रीगण हैं, नेताजी हैं, वो लोग आपको SC ST समाज से आए हुए हैं, वो लोग भी जाते हैं अपने गांव में, अवेयर करते हैं लोगों को। तो अब ये कहना कि इस तरीके की चीज, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत हद तक सही होगा। लेकिन जहां तक सवाल है कि आपने जो कहा कि इस तरह का अगर कोई केस होता है तो उस केस में एविडेंस बहुत मायने रखता है। जो चीजें हुई है उसको कोर्ट बहुत तरीके से देखती है, कोर्ट बहुत सेंसिटिव होती है इन सब मैटर्स में, और उन चीजों को देख के कोर्ट अपना वर्डिक्ट पास करती है। जी, बहुत सही कहा आपने कि कोर्ट पे हमारा एक जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से कोर्ट चलता है, अदालत चलती है। और जो अभी 2020 की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये सवाल मेरा था, और मैं समझना चाह रही थी कि जो बहुत ही सुर्खियों में रहा था ये खबर रही थी। राजेश सर, मैं आपसे, अभी हमसे जुड़ने वाले थे दिगंबर जी, किसी वजह से, अभी परिस्थिति की वजह से वो जुड़ नहीं पाए हैं। राजेश सर, सुन पा रहे हैं सर? राजेश सर? हाँ, मैं सुन जी, रहा हूँ। 2020 कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी समस्या तो रही दुनिया और हमारे देश के लिए। इन सब के बीच 26 नवंबर को एक इतिहास के रूप में देखा जाएगा, किसान आंदोलन को लेकर। आप इस सभी घटनाक्रम को देख रहे हैं, और आज 35वां दिन है, और बातचीत भी हो गई है हमारे कृषि मंत्री से, संगठनों का, किसान संगठनों का। इसको किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, 2020 कोरोना के लिए याद किया जाएगा तो किसान आंदोलन के लिए भी याद किया जाएगा, और एक लंबे घटनाक्रम में हम कह सकते हैं कि किसान जो है वो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे, और वो दो की संख्या में नहीं, हजारों की तादाद में वो सड़कों पर जमे रहे अपनी मांग को लेकर। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, वह एक ऐसा लोकतंत्र है पूरे दुनिया भर के मुल्कों में, जिसकी अपनी एक साख है, और वहां पर बोलने की आजादी है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, और किसान अपने हक हुकूक के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, और सरकार उनके साथ लगातार संपर्क में है, लगातार वो बातचीत कर रही है। 2020 किसान आंदोलन के लिए भी निश्चित तौर पर याद किया जाएगा। बहुत ज्यादा उसकी पेचीदगियों में हम जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो किसानों की जो मांग है, उस विधेयक को लेकर सरकार की तरफ से लगातार MSP के सवाल पर लगातार कहा जा रहा है। मैं जो पिछला सेशन था, जिस सेशन में ये विधेयक पारित हुआ, उस समय मैं था सदन में, सरकार की तरफ से ये बयान भी दिया गया संसद के भीतर की MSP जो है, MSP के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। किसानों की तरफ से लगातार विधेयक को वापस लेने की बात की जा रही है, और सरकार जो है वो लगातार अपनी तरफ से ये कह रही है कि किसानों का अहित कहीं से नहीं होगा। लेकिन किन परिस्थितियों में अब तक जो है वो संविधान नहीं निकल पाया, शॉर्ट नहीं हो पाया, ये समझ से परे है। लेकिन दोनों तरफ से जो है कोशिशें लगातार जारी हैं, और किसान आंदोलन जो है वो काफी
2020 में इन सर्दियों में सड़कों पर किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसका निराकरण जो है वो निकल जाना चाहिए। आज की जो बातचीत थी, अभी की जो थोड़ी देर पहले जो निकले हैं हमारे कृषि मंत्री, तो 50% ये कही जा रही है कि बातचीत हुई है किसानों से, और राकेश टिकैत खुश हैं, थोड़े खुश नजर आ रहे हैं सर। तो ये हम उम्मीद करते हैं, और ये अच्छी खबर है कि 4 जनवरी को इसका फिर से 8वीं बैठक होगी, जिसमें ये फैसला होगा कि आगे आंदोलन रुक जाएगा या जारी रहेगा, या बात उनकी जो है सुलह हो जाएगी और गतिरोध जो है वो दूर हो जाएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैडम। गीता मैम। हेलो। जी सर। जी सर। हाँ मैं जी सर। हाँ मैडम, जैसे ये जो पेंडेमिक हम लोगों ने देखा है, ये लाइफ में पहली बार देखा है। हो सकता है कई लोगों ने देखा भी ना हो और आगे भी ना देखने को मिले, तभी अच्छा है। लेकिन एक बात हम लोगों ने फील करी कि जैसे ही पेंडेमिक शुरू हुआ, सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो भी बड़े बड़े नाम थे, सारे हॉस्पिटल बंद हो गए थे, सारे प्राइवेट क्लिनिक्स बंद थे। लेकिन उस समय जो काम आए, सरकारी डॉक्टर ही काम आए। वो हर फ्रंट पे, मतलब जब से ये कोविड शुरू हुआ है मार्च से लेकर अब तक नॉन स्टॉप अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल उस समय सारे बंद पड़े थे, जबरदस्ती गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना पड़ा कि आप लोग खोलो, तब ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खोले गए। उसके बाद दूसरा चीज आया कि आप उनके प्राइस को रेगुलेट करो। शुरू में तो पता ही नहीं चल रहा था कि एक मरीज जब कोविड के इलाज के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होगा तो उसे कितना खर्चा देना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो खुला नहीं था, फिर जब खोला गया तो प्राइस का कोई लिमिट ही नहीं था। बाद में गवर्नमेंट ने उसे रेगुलेट किया और एक लिमिट कर दी कि उससे ज़्यादा आप पैसे नहीं ले सकते। तो ये एक लेसन देता है कि गवर्नमेंट को हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर और खर्च करने की ज़रूरत है। हम ये मान के नहीं चल सकते कि अंतिम पेंडेमिक था, हो सकता है आने वाले समय में कई और पेंडेमिक हमें इस तरह से झेलने पड़े। तो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हमें बहुत सारे हॉस्पिटल चाहिए, बहुत सारे बेड चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर चाहिए, बहुत सारे पैरामेडिक स्टाफ चाहिए जो इस तरह के सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो भविष्य में भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये फर्स्ट और लास्ट नहीं है, आने वाले समय में ऐसे चीज़ और आएंगे। और जैसा राजेश जी ने कहा कि एक अच्छी बात रही कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों ने मिल के काम किया, और एटलीस्ट दिल्ली में कभी नहीं लगा कि बेड की कमी होने जा रही है। एक बार तो लग रहा था कि जगह नहीं मिलेगी, इसके लिए जगह जगह रेलवे कोचेज में बेड की अवेलेबिलिटी कराई गई, और कुछ पेशेंट उसमें भी रहे, लेकिन वो कम सिक वाले पेशेंट है जिनको घर में रहने का जगह नहीं था, और जो सिक नहीं थे उन्हें रखा गया। ज़्यादातर पेशेंट को हॉस्पिटल में बेड मिला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोनों की, दिल्ली गवर्नमेंट के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। बिल्कुल जी, बहुत 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 अच्छी बात कही है सर ने। राजेश सर ने भी यही बात कही कि मिलके काम करने का एक उदाहरण पेश किया है। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके काम किया है। मैं आपसे, और मेरे मन में एक सवाल है, मैं आऊंगी आपके पास। गीता मैम, आपसे मैं समझना चाहूंगी जी कि आपने, और कैसे आपने, साहित्य में आपका बहुत बड़ा नाम है, आपने कैसे इसको इस दौरान क्या लिखा, और क्या कुछ बताना चाहेंगी दर्शकों को हमें? जी मैम। देखो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा पर्सनल बातें करनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक समाज की सामूहिक चिंता लेकर बैठे हैं बात करने के लिए। जी, और जी। सिर्फ मेरा ही नहीं, एक गाना याद आता है कि हम लोग गाते हैं कि समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के मैं तो आगे जाऊं निकल। लेकिन ये 2020 के लिए हम लोग ये गाते थे कि समय तू जल्दी जल्दी चल। मतलब इतना ज्यादा हम ऊब चुके थे, इसके बावजूद कि हमने आपदा को अवसर में बदला, हमने किताबें लिखी, हमने कहानियां लिखी। मेरा एक उपन्यास इसी लॉकडाउन में 3 महीने के अंदर 50,000 शब्द मैंने लिख दिए, क्योंकि मुझे रात दिन का समय मिला और एकांत मिला और दिमागी रूप से, लेकिन उसमें लिख दिया। कई लोगों ने किताबें लिखी, मैंने लिखी, मेरा एक कहानी संग्रह भी लगभग तैयार हो गया। और लेकिन एक चीज ये हुई कि जिसका डर था वही बात हो गई। हम लोग सब घर में थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे, सोशल डिस्टेंसिंग था, लेकिन
कितना भी बचे आप, मुझे कोरोना हुआ, और उस दौर में कोरोना हुआ जब एक मृत्यु का भय सबके ऊपर होता है, और हॉस्पिटल जाने के नाम से डर लगता था कि अगर हॉस्पिटल गए तो बच के नहीं आएंगे। तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि अगर जी मैं हॉस्पिटल गई तो मैं बच कर नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने कहा मैं होम आइसोलेशन में घर में ही अपने को ठीक कर लूंगी, और मैं घर में रही। लोग 14 दिन क्वारंटीन होते हैं, मैं 20 दिन क्वारंटीन रख के मैंने अपने आप को ठीक किया और मैं ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद का जो समय था वो बहुत बुरा था। वो वीकनेस और वो डिप्रेशन, मेंटली फिजिकली सब कुछ तोड़ कर रख देता है। लेकिन उसका सामना, मैंने डायरी लिखी, मैंने पोस्ट लिखे, मैंने बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग की, मेरे बहुत सारे परिचितों को कोरोना हुआ और बहुत सावधानियों के बावजूद हुआ। सबसे आश्चर्य की बात है कि घर आप बैठे हैं, छुप कर बैठे हैं, और किस माध्यम से कोरोना आप तक आ रहा है आपको पता नहीं चल रहा। आप सब्जियां छोड़ रहे हैं, आप लिफाफे खोल रहे हैं, पॉकेट्स खोल रहे हैं, आप बाहर से कोई गेस्ट आ रहा है तो उसके साथ थोड़ी देर बात कर ले रहे हैं। आप आखिर कितना बचेंगे? कामौलियां आना शुरू हो गई, आप कितना बचेंगे? तो अब बहुत अभी भी अब तो बिल्कुल सावधानी हट गई है। तो मैं जो पूरा साल था, इस पूरे साल में अपने आप से जूझते हुए, अपने आप को ढूंढते हुए, अपने को खोजते हुए मैं और करीब आई। शायद मैंने अपने आप को बहुत और पहचाना, और मुझे लगा कि मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ जो बहुत ज्यादा सोशल होने में नहीं कर पाई। और मैं ही नहीं, मैं अपनी बात के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई जो साहित्य में हैं, जो लिखते हैं, जो लेखक हैं। उन सब ने नए ढंग से अपने को एक्सप्लोर किया, नए आइडियाज आए, उन्होंने लिखा, और बहुत सारे लोग अच्छे कुक बने, बहुत सारे लोगों ने अच्छे वक्ता बने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई, जो पढ़ने की आदत छूट गई थी तो कुछ लोगों ने खूब पढ़ाई की, कुछ लोगों ने अपने परिवार को बहुत वक्त दिया, कुछ लोगों ने जिनके पास सोने का टाइम नहीं था उन्होंने खूब सोकर, कुछ लोगों ने अपने बच्चों के साथ समय बिताया, कुछ ने खूब मूवीज देखी। जो नुकसान था वो अलग था, लेकिन इस दौर में जो कुछ लोगों ने, पूरे समाज ने, परिवार के लोग आपस में एक हुए, जूम पे, स्ट्रीमयार्ड पे लोगों ने बातें की एक दूसरे जो बहुत दूर दूर चले गए थे वो सब आपस में जुड़े। तो वो एक, ये इसका पॉजिटिव पक्ष है। लेकिन यारी, दोस्तियां, ये सब शुरू हुई, गोष्ठी, सेमिनार, बहसें, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, सबसे अधिक लाइव हुए। इतना कोई सोच नहीं सकता था कि सब कुछ लाइव हो जाएगा। इस लाइव ने बहुत बचाया है। जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो विकल्प था वो लाइव था, उस लाइव ने लोगों को जोड़ा। तो इस दौरान मैंने बहुत लाइव किए, शहर गोई एक प्रोग्राम किया जिसमें शहर के साहित्यकारों के किस्से सुनाती थी। तो लोग उससे जुड़ते थे, खूब लोग सुनने आते थे उसको, कि कहीं ना कहीं सब अपने अपने घरों में बंद थे, कटे हुए थे, मेल जोल बंद था। तो जब लाइव में आप बातें करते हैं, जैसे आप लाइव कर रही हैं, तो लोग सुनने आते हैं, और उनकी जो दूरियों का एहसास है वो खत्म होता है। मैं ज्यादा एकांत से तंग आ गए थे कि मैं तो पाब्लो नेरुदा की कविता याद आती है कि रुको वो पृथ्वी, लौट आओ मेरे पास वो सूरज, मेरी खुरदुरी तकदीर के पास, पुराने जंगल की बारिश, वापस कर दो मुझे वह खुशबू, वे तीर तरकश जो आसमान से गिरे थे, पत्थर और चारागाह की निर्जन शांति, नदी के छोरों की नमी, देवदार के पेड़ की गंध, वह जीवंत हवा जैसे एक दिल ऊंचे सनोवर के बेचैन झुंडों के बीच धड़कता हुआ, रुको वो पृथ्वी, लौट आओ मेरे पास वो सूरज। जो मिलना जुलना और प्रकृति के पास जाना, ये सब जो टूरिज्म का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, घुमकड़ी खत्म हुई, यावरी खत्म हुई, तो उससे लोगों के भीतर ये जो डिप्रेशन भर रहा है सिर्फ इसलिए भर रहा है कि आप लोगों से मिलजुल नहीं रहे हैं और आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं जहां आप जाना चाहते हैं। तो आप ये सोचिए कि मनुष्य कितना सोशल एनिमल है, कितना सामाजिक प्राणी है कि उसको बिना मिले, वो एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं सकते, चाहे वो जंगल में रहे, कबीले में रहे, या गांव देश कहीं रहे। सोशल डिस्टेंसिंग ने बहुत डिप्रेशन दिया है लोगों को, चाहे साहित्यकार हो चाहे कोई भी हो। जी बिल्कुल सही कहा मैम। जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है और ये बिना मिले जुले नहीं रहता है। फ्रस्ट्रेशन हो रही थी जिसे इसे ऑनलाइन भी
जो कहें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा, और बिल्कुल लोग, बिल्कुल हाँ, तो लोग अपने से लोग और जुड़ते गए, रुके नहीं, ये उनकी हिम्मत और हौसले को और बढ़ाता गया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो अभी ब्रिटेन से आया है एक नया वायरस, BII7 वायरस न्यू स्ट्रेन है जो ब्रिटेन में पाया गया, क्या हम ये माने कि कोरोना का रूप बदल गया है, ज्यादा खतरनाक है? लक्षण क्या क्या हैं, और 2021 पर भी क्या संकट होगा या हमें निजात मिलने वाली है? जी सर। देखिए मैडम, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि ये एक HCV वायरस है, और इसमें ये RNA वायरस है। RNA वायरस में सिंगल स्ट्रैंड होता है, उसका जो जेनेटिक कोड होता है जिससे नया वायरस बनता है वो RNA होता है, और उसमें खासियत होती है कि उसमें बदलाव आते रहता है, उसको म्यूटेशन कहते हैं। जैसे पहले जिस रूप में था वो थोड़ा सा उसमें बदल जाता है, पूरा नहीं बदलता, वायरस तो वही रहता है। उसमें कुछ प्रोटीन के जो सीक्वेंस होते हैं, पूरा जो RNA का सीक्वेंस है प्रोटीन का सीक्वेंस है। मान लीजिए 1000 प्रोटीन उसमें जुड़े हुए हैं आपस में, तो उसमें 2-4 सीक्वेंस वो प्रोटीन के बदल जाते हैं, उसको म्यूटेशन कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये नया वायरस है, वायरस वही है, इसमें थोड़ी सी बदलाव है, 1-2 प्रोटीन इसके बदल गए हैं। तो इसके भी लक्षण वही रहेंगे। जैसे उसके लक्षण क्या थे इसके? खांसी आती थी, बुखार आता था, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ज़्यादा अटैक करता था। जैसे आपका ओरोफैरिंग्स, मतलब मुंह के नीचे ओरोफैरिंग्स को, उसके बाद ट्रैकिया को, फिर लंग्स को, ये ज़्यादा इन्वॉल्व करता था। हर वायरस की खासियत होती है कि वो अलग अलग सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। जैसे डेंगू है, डेंगू तो इसके पहले भी हमारे यहाँ होते रहा है। डेंगू क्या करता है? ब्लड को अफेक्ट करता है आपके। चिकुनगुनिया भी दिल्ली में काफ़ी कॉमन है, वो जोड़ों को इन्फेक्ट करता है। तो हर एक वायरस का अलग अलग अपना प्रेफरेंस होता है कि वो किस ऑर्गन को जाकर के डैमेज करेगा। उसके अलावा भी आप लोग जानते होंगे हेपेटाइटिस बी है जो लीवर को इन्फेक्ट करता है, हेपेटाइटिस सी है वो भी लीवर को इन्फेक्ट करता है। इसी तरह से ये वायरस मुख्यतः इन्फेक्ट कर रहा था लंग्स को और रेस्पिरेटरी पैसेज को। तो जो इसमें म्यूटेशन हुआ है वो उस म्यूटेशन के चलते भी इसमें फैलाव तेजी से होता है। मतलब वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में बहुत आसानी से फैलता है, लेकिन वो ज़्यादा मारक नहीं है, मतलब लीथल नहीं है, उसमें मोर्टलिटी ज़्यादा नहीं है। लगभग अभी तक पाया गया है कि सेम मोर्टलिटी है। जैसे ये वायरस एक आदमी से 3 आदमी को इन्फेक्ट करता था, वो 1 से 10 को इन्फेक्ट कर रहा है। इन्फेक्टिविटी उसकी ज़्यादा है, लेकिन जो फैटेलिटी हम बोलते हैं, फैटेलिटी मतलब कितनों को, 10 पेशेंट को अगर इन्फेक्ट किया तो उसमें कितने की डेथ होगी, उसको हम फैटेलिटी बोलते हैं। तो उसमें फैटेलिटी रेट इतना ज़्यादा नहीं है, लगभग इसी वायरस के बराबर है, लेकिन इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब एक आदमी से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लगभग आज के डेट में जो सेंसस है हमारे पास, इंडिया में लगभग 1 करोड़ 2 लाख के आसपास लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और उसमें से 98 लाख के आसपास रिकवरी हो चुकी है। लगभग 1.5 लाख के आसपास हमारे इंडिया में डेथ हो चुकी है, और ये डाउन स्लोप पे है। आज के डेट में लगभग 20,000, मैंने आज का फिगर तो नहीं देखा, लेकिन इंडिया में शायद पूरे इंडिया में 20,000 के आसपास पेशेंट आज इन्फेक्ट हुए हैं, और अकेले दिल्ली में 1000 के नीचे आया है। ये पहली बार हो रहा है कि इस हफ्ते 1000 से नीचे नए पेशेंट डिटेक्ट हो रहे हैं। तो वो अगर स्ट्रेन आता भी है तो वो इतनी आसानी से नहीं फैल पाएगा। एक हर्ड इम्यूनिटी आप लोगों ने टर्म सुना होगा। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जैसे समाज में 100 लोग रह रहे हैं, और 100 लोगों में से मान लीजिए इस वायरस ने 10 लोगों को इन्फेक्ट या 15 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया है, तो उनको उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी, ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होगी, दोबारा से इन्फेक्ट नहीं होंगे। तो अगर इस तरह से हर्ड इम्यूनिटी 50% के एबव क्रॉस करती है तो ये वायरस को फैलने से रोकती है। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ इतने ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं कि वो अगर वायरस आ भी जाता है तो तेजी से नहीं फैल पाएगा। हर्ड इम्यूनिटी उसके रास्ते में बाधा आएगी। और दूसरा चीज़ है कि वैक्सीन मोस्ट लाइकली, हमारे हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि 3rd वीक में मोस्ट लाइकली वैक्सीन हम लोग अपने यहाँ जनवरी में लगाना शुरू कर देंगे। एक बार अगर वैक्सीनेशन शुरू हो जाती है तो वो भी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि वायरस वही है, उसमें जस्ट थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ है, प्रोटीन के 2-4 सीक्वेंस चेंज हो गए हैं, अदरवाइज सेम वायरस है जिसमें ये वैक्सीन भी प्रोटेक्ट करेगी। वैक्सीन जो आ रही है, तो वैक्सीन के लिए बहुत सारी
उथल पुथल मची हुई है समाज में, बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर दर्शकों को? मैडम, वैक्सीन, अभी तक हमने देखा कि जो भी रोग हमारे यहाँ से उन्मूलन हो चुके हैं, जैसे पोलियो उन्मूलन हुआ, इसमें हमारे वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर वैक्सीन नहीं होती तो आज भी हमारे यहाँ लूल्हे लंगड़े लोग, मतलब बच्चे पैदा होते और फिर आप समझ सकते हैं उनका क्या इम्प्लीकेशन होता है, सोशियो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन है। तो ये वैक्सीन ही है जिसने हमारे यहाँ से पोलियो खत्म किया, स्मॉल पॉक्स खत्म किया। एक जमाने में स्मॉल पॉक्स भी काफी खतरनाक बीमारी हुआ करती थी। जी तो जी वैक्सीन का किसी भी, खास करके वायरल बीमारी के उन्मूलन में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम वैक्सीन, एक तरह से आप लाइफ सेविंग मानिए, अगर वैक्सीन हम लगाएंगे तभी कंट्रोल कर पाएंगे, अपने लोगों को बचा पाएंगे। अगर हम वैक्सीन नहीं लेते, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें प्रतिरोध आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम कंट्री ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने कहा है कि ठीक है, उसने तो अब सबको बोला है कि आप लोग वैक्सीन लगाइए, इसमें कुछ इस्लाम नॉन इस्लाम टाइप का कोई बात ही नहीं है। ये आपके लाइफ को बचाने के लिए दिया जा रहा है, और आप खा थोड़े रहे, वैक्सीन खिलाया नहीं जा रहा है, ये तो इंजेक्शन के फॉर्म में आ रहा है और एक दवा है, लाइफ सेविंग मेजर है। इसलिए इसमें किसी को प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, पूरे समाज के बचाव के लिए इसे यूज किया जा रहा है, तो सबको इसमें सपोर्ट करना चाहिए, सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसमें इफ एंड बट की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जी जी, बहुत अच्छी बात कही है सर कि वैक्सीन है, जीवन बचाना है, तो वैक्सीन के ऊपर कोई विवाद भी नहीं होना चाहिए। और बहुत अच्छा आपने संदेश दिया सर। राजेश सर, चलते चलते अब कार्यक्रम हमारा बढ़ रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे कि 2021 2020 से बेहतर होगा, और हम इसी उम्मीद के साथ एक दिन के बाद हम कदम रखने जा रहे हैं, बहुत कुछ होना है अभी, क्या संदेश होगा सर आपका? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है। हमारे बुजुर्ग और पुराने लोग कहा करते हैं कि उम्मीद जो है उस पर दुनिया टिकी हुई रहती है। और निश्चित तौर पर 2020 की जो कड़वी यादें हैं उसको भुलाकर हम नए साल का इस्तकबाल करेंगे, और ये हम उम्मीद जरूर करेंगे कि 2021 में कोरोना जो है पूर्णतः यहाँ से भाग जाएगा। और जो टीकाकरण का काम है, बिहार में अभी चुनाव हुए थे, और चुनाव में कई जो अभी सत्ताधारी जो पार्टी वहाँ की है, साझेदार दल, उन्होंने वायदा भी किया है कि बिहार में तमाम लोगों को कोरोना के टीके जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश भर में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कोरोना के टीके लगाए जाएंगे, और सभी लोग स्वस्थ होंगे 2021 में। इसी आशा विश्वास और उम्मीद के साथ कि नया साल उमंगों से भरा होगा, नई ताजगी के साथ हम सब मिलेंगे जुलेंगे। और जिसकी चर्चा हम सब लोग कर रहे हैं कि कोरोना ने लोगों को सेंट्रलाइज कर दिया, 2021 में हम डिसेंट्रलाइज हो सकेंगे, लोगों का मिलना जुलना जो है वो रास्ता जो है वो शुरू होगा। प्रेस क्लब में एक दूसरे के घर जा सकेंगे। अब शुरू हो गई है, लेकिन थोड़ा रफ्तार और बढ़ेगा। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि हम सब जो है वो 2021 में पुरानी जो कड़वी यादें हैं उनको भुलाकर 2021 में नई ताजगी के साथ मिलेंगे। और सियासत करने वाले लोग सियासत करते रहेंगे, लिखने पढ़ने वाले लोगों का जो सिलसिला थोड़ा थमा और बढ़ा वो चलता रहेगा अनवरत। हम समझते हैं कि हम सब लोगों का कारमा इसी तरह बढ़ता रहे। 2021 का इस्तकबाल कीजिए, और नए साल के मंगलमय होने की कामना के साथ सभी लोगों का आभार। सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि बहुत ही माहौल को आपने बहुत हल्का किया है, क्योंकि हम सभी बहुत गमगीन रहे हैं। 2020 को भूल जाना ही बेहतर होगा। मैम, आपका संदेश, गीता मैम, चलते चलते दर्शकों को 2021 का स्वागत करना है। मेरा संदेश राहुल भाई बोल चुके हैं, तो उनके साथ ही मैं अपने आप को संबद्ध करती हूँ कि उनकी शुभकामना के साथ मेरी शुभकामना, मेरी सदिच्छा जुड़ी हुई है। वो ठीक कह रहे हैं कि डिलीट कर दो 2020 को, अपनी मेमोरी से डिलीट कर दो, अपनी जिंदगी से डिलीट कर दो। एक नए सूरज का इंतजार है जो 1 तारीख से शुरू होगा,
और दुआ करती हूँ कि ये साल सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए, हर एक फील्ड के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा हो। सिर्फ दुआओं की पनाह में जाना ही बेहतर है, और एक उम्मीद पे जिस पे दुनिया कायम है, तो एक उम्मीद जो है वो उम्मीद अब भी एक संभावना है। तो उम्मीद करती हूँ कि नया साल बहुत अच्छा होगा, और इसकी जो 2020 में जो हम लोगों के साथ हुआ, हम लोगों ने जो भोगा, जो नुकसान उठाए, उसकी कसक तो बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, तो बीते हुए लम्हों की कसक तो साथ होगी, लेकिन नया सूरज सबको ठीक कर देगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की, बस अब कुछ ही घंटे की बात है, नए सूरज के स्वागत के लिए आप सब तैयार होइए। यहाँ पे जितने लोग हैं, पूरे जितने लोग देख रहे हैं, सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जी मैम, बहुत अच्छी बात कही है आपने, और एक उम्मीद का सूरज का इंतजार, बस अब काउंटडाउन शुरू हो गया है कि हम इसी इंतजार में हैं कि खुशियों वाला सूरज आएगा। मैम, आपका संदेश हमारे दर्शकों के लिए। प्रेरणा मैम, 2021 मैं का भी यही आगाज कहना होने वाला है। चाहूंगी सभी के साथ कि मंगलमय हो आने वाला नया वर्ष, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगी कि डिलीट नहीं करें हम, कुछ चीजें हमें सीखने को भी मिली है इस 2020 में, उससे हम सीखें और अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि अगर कोई भी सिचुएशन आता है तो हम उसे कैसे, तो हमें दोनों ही देखना है। आपने गीता जी ने शायद कहा था कि हम आपदा को भी अवसर में बदल लेते हैं, तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी बताई, दिखाई, जिससे हम लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बनना और काफी चीजें, जैसे आप लोग जानते हैं। तो मेरे को लगता है कि वो जो चीजें हमने सीखी है और एकजुट होने का जो संदेश मिला, दिया जला के, थाली बजा के, वो चीजें भी कहीं ना कहीं दिमाग में रखनी चाहिए और हम सभी को मिलकर नए वर्ष का स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। दिया थाली जी। मत बजाना। दिया थाली मत बजाना। नहीं, एक्चुअली हम सब माता का गाने लगे थे, बहुत माता गाने लगे थे। भाई, ये वो एक थाली तरीका था जिससे हम लोग फिर एक साथ आए, अरे जो हमारा मार्च हाँ। का महीना। तमाशा था। आप तरीका कहती हैं, मैं इसे तमाशा कहती हूँ। नमस्कार। तो एक नई बात यहाँ पे भी हो गई है कि प्रेरणा मैम की बातों में गीता मैम ने यही बात कही है कि ये एक नई बात हो गई है। 2020 को हम बहुत तरीके से जानेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा संदेश कहा, और हंसी खुशी के साथ ये वक्त जो है कट गया, और आगे आने वाला जो साल है वो आगाज हो रहा है, एक नए सूरज का आगाज होगा, जिसकी रोशनी में हम सबको वो सीख, संस्कार और वो स्वास्थ्य और सुरक्षा मिलेगी, जिससे हम नित नए जीवन में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, प्रगति करेंगे, और अपनी जो सामाजिक संस्कृति, संस्कार और समाज की जो जिम्मेदारी है व्यक्तिगत के साथ साथ, उसे निभाने के लिए और ताकत मिलेगी हमें, और संबल हो मिलेगा, और हम मजबूत बनेंगे, सशक्त बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सारे अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी परिचर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के साथ आपको भी बहुत शुभकामनाएं। न्यू ईयर आपके लिए शुभ हो, नव वर्ष आपके लिए जीवन में उजाला और खुशियां और सेहत लेके आए, और हम जो दुख और दर्द को झेल रहे हैं, परेशानियों को झेल रहे हैं, उससे निजात पाएं। इसी दुआओं के साथ, शुभ मंगल कामनाओं के साथ मैं नमस्कार करती हूँ। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ मंगल, सावधान। आप भी एंकरिंग की बुलंदियों पर पहुंचिए, खाली आप भी अच्छा काम करिए और आप आगे बढ़िए। इसी शुभेच्छा के साथ इस कार्यक्रम से अलविदा। नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत 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 हैप्पी न्यू ईयर सर, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर, आपने बहुत अच्छे विश दिए हैं। आपको भी सेम टू यू, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगी कि आप सभी का भी मंगलमय हो, शुभकामनाएं, नव वर्ष खुशियां लेकर आए। नमस्कार, प्रणाम।